स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एंटी टेस्ट का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारा इस लेक्चर का पर्पस क्या है। इस लेक्चर का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि हम कोई टॉपिक पढ़ें, क्योंकि एफएससी में आप बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 साल से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अब आपको शायद टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। ना ही इसका ये पर्पस है कि मैं आपको एमसीक्यू बताऊं और एक और उसका आंसर बताऊं, क्योंकि हम जितने भी एमसीक्यूज कर लें मोस्ट प्रोबेबली उनमें से एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर पर्पस क्या है, फिर करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको आइडियाज बताऊंगा, वो आइडियाज जो आप किसी भी एमसीक्यू पे जाके अप्लाई कर सकोगे। हमने फर्स्ट वीडियो की थी, उसमें भी हमारा जो मेन मोटिव था वो एक आइडिया था जो हमने 4 एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई किया था। आज हम उससे नेक्स्ट आइडिया स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो आपको इस आइडिया का भी कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, उस लिंक से जो है वो क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको कंप्लीट देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे। अब हम आ जाते हैं इस लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज से, और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते ही मैं आपको वो आइडिया टीच करूंगा जो बेसिकली पर्पस है वीडियो का। सबसे पहले एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 60 revolutions per minute in a circle. What will happen to centripetal force if its angular velocity remains fixed and its radius is doubled? ये सादा लफ्जों में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है। वो किस तरह मूव कर रहा है, वो 60 रेवोल्यूशंस कर रहा है 1 मिनट में। आपने क्या किया, उसका रेडियस डबल कर दिया। पहले वो छोटी छोटी रेवोल्यूशन कर रहा था, अब वो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन कर रहा है, और आपने उसका रेडियस चेंज कर दिया है। अब आपने बताना है कि रेडियस डबल करने से फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो। अब हमारे पास फोर्स का फार्मूला मौजूद है, F इज इक्वल टू mv² ओवर r। हमें पता है कि रेडियस जो है वो हमने डबल कर दिया है, और फार्मूले में जो चीज हमें नजर आ रही है कि फोर्स के और रेडियस के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जब रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और रेडियस डबल हो जाएगा तो फोर्स जो है वो हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फोर्स हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी नजर में अभी तक राइट आंसर है। लेकिन ये आइडिया तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको टीच किया था। आज हमने इससे नेक्स्ट आइडिया स्टडी करना है, और अगर ये आंसर होता तो फिर ये एमसीक्यू इंक्लूड पिछली वीडियो में होता, इसमें नहीं होता। होता ये है कि हमेशा इतना आसान नहीं होता ये सिचुएशन इस तरह से अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे दोबारा समझें कि हुआ क्या है। आपको ये नहीं कहा गया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, v कितनी। आपको ये बताया गया कि वो एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन कर रहा है। अब पहले वो छोटी रेवोल्यूशन कर रहा था, अब वो बड़ी रेवोल्यूशंस कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर उतनी रेवोल्यूशंस ही उसने करनी है, पहले छोटी छोटी कर रहा था अब बड़ी बड़ी कर रहा है, क्या v फिक्स रहेगी? v फिक्स नहीं रहेगी, v चेंज हो जाएगी। जब बड़ी रेवोल्यूशन करनी है और बड़ी भी 1 मिनट में 60 ही करनी है, तो इस सूरत में v जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, और हमारा क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, फोर्स हाफ नहीं होगी। अब इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है। वेलोसिटी जो है वो पहले की तरह हम पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमने इस फैक्टर को कांस्टेंट रख लिया। अब ये कांस्टेंट नहीं है, r चेंज हो रहा है, ये फैक्टर भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहां पे ये बताया गया है कि बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फिक्स रही है, एमसीक्यू के अंदर स्टेटमेंट में मौजूद है। अब इसका मतलब है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब होगा क्या कि जब आप रेडियस को डबल करोगे, रेडियस आपका डबल हुआ, उसके साथ वेलोसिटी भी डबल होगी। जैसे मैंने बताया v इज इक्वल टू r ओमेगा ना,
यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो रेडियस डबल हुआ, वेलोसिटी भी डबल हुई। अब उस तरीके से अगर हम सोचें तो रेडियस डबल होने से, क्योंकि फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, रेडियस जब डबल हुआ, इस डबल होने की वजह से फोर्स जो है वो कितनी हो गई है, फोर्स आपकी हाफ होगी, लेकिन वेलोसिटी भी डबल हुई और फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस इक्वेशन में अगर देख रहे हो। तो इसको भी साथ अप्लाई करो तो फिर उस सूरत में क्या कह सकते हो, आपके वेलोसिटी जो है वो डबल हुई, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले इसकी वजह से कहां तक पहुंचे थे हम, 1/2f पे, अब 1/2f से 4 टाइम्स होना है, 1/2f से 4/2f, 4 गुना से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर की वजह से, वेलोसिटी के डबल होने की वजह से 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसकी वजह से 4/2f हो जाएगी, यानी 2f हो जाएगी इन जनरल। तो एक्चुअली जो है वो सी ऑप्शन ठीक है, जिसमें बताया गया है कि फोर्स डबल हो जाएगी। अब इसका एक और जो सही हल है वो ये है कि आप फार्मूला ही वो यूज करो जिसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। जब आपके सामने ये एमसीक्यू है, अगर आपको ये बताया जाता कि स्पीड कांस्टेंट है, फिर आप ये इक्वेशन जरूर अप्लाई करते, लेकिन अब आपको बताया गया है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो अब इस सूरत में अगर आप इक्वेशन यूज करते हो, ये भी आपको याद होगी डेफिनेटली, F इज इक्वल टू mr² ओमेगा। तो इस सिचुएशन में, इस केस में क्या होगा, इससे ओमेगा आपका फिक्स है, सॉरी फार्मूला गलत लिखा हुआ है, mr ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा आपका फिक्स है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ, मास भी कांस्टेंट है, फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस लिहाज से रेडियस डबल होगा तो फोर्स भी आपकी डबल हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डाउनफॉल है पिछले आइडिया का, पिछली वीडियो का, कि अगर आप वही आइडिया अन्य अप्लाई कर देते हो कहीं पे भी, तो जरूरी नहीं कि वो आपको पे ऑफ करे, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस R, if its length is doubled by stretching, what will be the new resistance? मुझे यकीन है आपको लग रहा होगा कि हमने पिछली वीडियो में भी यही एमसीक्यू देखा था, नहीं ये नहीं था देखा, और देखा था। अभी देख लेते हैं कैसे। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A। अब आपने जब वायर को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ क्या होगी, है डबल होगी, L से 2L होगी। जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे, अब मैं ज्यादा लंबी डिस्कशन में नहीं जा रहा, सिंपली फौरन ही बता देता हूं मेन चीज क्या है। आपका क्या ख्याल है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, ए ने भी चेंज होना है। आज की वीडियो का बेसिक थीम यही है कि हम समटाइम्स इक्वेशन के एक साइड पे चेंज करते हैं किसी चीज को, और हम होप करते हैं कि इसका इफेक्ट डायरेक्ट इधर जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा रहा होता, वो कुछ और चीजों को भी चेंज कर रहा होता है। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ को चेंज कर रहे हो, लेंथ को डबल कर रहे हो, आप एरिया को भी चेंज कर रहे हो। आप कोई तार पकड़ के, कोई गुलेल ही पकड़ लो ना, उसको स्ट्रेच करते हो ना, उसकी जो रबड़े होती हैं बारीक हो जाती है। तो वायर को स्ट्रेच करने से उसका एरिया कम होना है। ओवरऑल क्या रूल है कि जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, उसका वॉल्यूम टोटली जो है वो कांस्टेंट रहता है। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम अगर वायर का निकालना है तो V इज इक्वल टू AL के एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है एरिया जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप स्ट्रेच करके वायर को लेंथ डबल कर लोगे तो एरिया जो है वो आपका हाफ हो जाएगा। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, 1/2A हो जाएगा। तो अब आपने स्ट्रेचिंग से एमसीक्यू में एक ही बात लिखी है कि आपकी लेंथ डबल हुई। आपने खुद अगली बात अज्यूम करनी है कि स्ट्रेचिंग से जब लेंथ डबल होगी तो उससे इस तरफ, इस इक्वेशन के इस तरफ क्या फर्क पड़ेगा, एरिया हाफ हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं, अब इजी अप्लाई करना। रेजिस्टेंस को अगर यहां से देखो, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इस केस में हम कहते हैं कि लेंथ हमारी डबल हो गई है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेजिस्टेंस भी डबल होके R से 2R हो जाएगी। लेकिन उससे जो सेकेंडरी इफेक्ट है उसको भी कंसीडर करो, एरिया हाफ हुआ आपका। जब आपका एरिया हाफ होगा तो एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस ने बढ़ना है। एरिया हाफ हो गया, रेजिस्टेंस मजीद डबल हुई, तो 2R पहले इस फैक्टर की वजह से हुई थी, अब इसकी वजह से मजीद 2R से भी डबल होगी, तो 2R का डबल क्या होता है, 4R होता है। तो इस तरह से दो एमसीक्यूज हमने स्टडी कर ली है जिसमें हमने ये आइडिया अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में बिल्कुल इसी तरह नहीं अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में अप्लाई करेंगे ताकि आप आइडिया लर्न करें, बोर भी ना हो और ऐसी चीज सीखें जो आपके काम आने वाली है। तो अब इस एमसीक्यू का आंसर क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑप्शन सी 4R हो जाएगी। 4R इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाते हैं। यंग्स मॉडुलस फॉर ए गिवन वायर इज कैलकुलेटेड टू बी वाई। एक वायर है आपके पास, उसका आपने उसका यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया और वो कितना आया है, वो आपके पास वाई के इक्वल आ गया। मैं आपके सामने वायर बना देता हूं, ये वायर थी, इसका आपने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया, वो आपके पास कितना आया, वाई के इक्वल आ गया पूरी वायर का। अब आप क्या करते हो, आप इस वायर को दरमियान से कट कर देते हो। इफ इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द यंग्स मॉडुलस ऑफ न्यू इंडिविजुअल सेगमेंट्स। मतलब ये कि आपने इसको कट किया दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये आ गया समझो, आधा इधर आ गई, आधी वायर जो है वो इधर आ जाती है। अब आपने इन दोनों का में से किसी एक का फाइंड कर लो यंग्स मॉडुलस, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा यंग्स मॉडुलस होना है। तो मैं फर्ज करो कहता हूं कि इस हाफ का यंग्स मॉडुलस मैंने फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा। यंग्स मॉडुलस का मेरे पास फार्मूला मौजूद है, वो क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस की जगह फोर्स ओवर एरिया रखो आप, स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल ओवर एल, तो ये चीज सिंप्लीफाई होके आ जाती है एफ ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर डेल्टा एल। अब सारी चीज को अगर मैं मिटा दूं जो मैंने कैलकुलेट की है, असल चीज पे आऊं कि ये मेरे पास फार्मूला मौजूद है और मैंने लेंथ को कर दिया है, कट कर दिया दो पार्ट्स में, लेंथ को कर दिया हाफ, लेंथ आधी हो गई है, एल से 1/2L के इक्वल होगी। और यहां से यंग्स मॉडुलस और लेंथ के दरमियान अगर रिलेशन देखो, डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यंग्स मॉडुलस भी हाफ हो जाएगा, ये लग रहा है हमें। बेसिकली अगर फर्स्ट वीडियो ये आपने देखी है और आपने वही जाके अप्लाई कर दिया तो ये लग रहा है। अब हमने इसमें अगली चाल समझनी है एक तरह से, जिस तरह से शतरंज होती है ना, उसमें आप एक चाल लगाते हो, आपके अपोनेंट को पता होता है कि इसने ये चाल लगानी, तो उसने आगे उससे बड़ी चाल सोचनी। सिमिलरली आपको पहली चाल समझ आ गई हुई कि जी मैंने वेरिएबल्स के दरमियान ऐसा रिलेशन देख लिया, जो पेपर बनाने वाला है उसको भी पता है, उसने अब इससे बड़ी गेम आपके साथ खेलनी। वो क्या है कि आपको लगेगा कि ये हाफ हो जाएगी। अब जरा सिचुएशन को ओवरऑल समझो कि हो क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल। आप इस वायर के 100 टुकड़े कर दो, 1000 कर दो, अगर एक ही मटेरियल की एक वायर बनी है उसके 1000 टुकड़े कर दो, हर एक का मॉडुलस निकाल लो, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसी तरह कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, डेंसिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की। जब आप टुकड़े कर देते हो चीज का मास चेंज हो जाता है, लेकिन तमाम टुकड़ों की डेंसिटी वही होती है। आप किसी वायर के टुकड़े कर दो, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वही रहेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल। तो पहले नंबर पे तो ये है कि हमें इस तरह से आइडिया हो सकता है कि यंग्स मॉडुलस क्योंकि प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसलिए इसने चेंज नहीं होना। अब लेकिन अभी किसी इक्वेशन में आ जाओ, इसमें देखो कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है जो इसको डिफरेंट बना रही है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हुए। हमने क्या फैक्टर इग्नोर कर दी, आपने इस पे फोर्स लगाई थी F,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी था A, इसकी लेंथ L थी, और इससे जो जब आपने फोर्स लगाई तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आई है वो डेल्टा L आई। अब आप इस वायर पे आ जाओ, इसके ऊपर भी आपने वही वाली फोर्स लगाई, आपकी मर्जी है कितनी फोर्स लगाओ, आप कहते हो मैंने वही फोर्स लगाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वही इसका है, क्योंकि इधर को काटी है ना, इधर को तो नहीं काटी। लेंथ इसकी जो थी वही इसकी लेंथ, सॉरी इसकी जो लेंथ थी उससे इसकी लेंथ हाफ है। जो एलोंगेशन जो चेंज इसमें आई थी लेंथ में वो यहां नहीं आनी। जब वायर छोटी होती है ना उसमें आप फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से उसमें इंक्रीज भी कम आती है। लंबी वायर पे फोर्स लगाओगे उसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगी, छोटी वायर पे फोर्स लगाओगे उसकी लेंथ में चेंज कम आएगी। तो मतलब ये है कि यहां पे L/L/2 नहीं हो रहा, सिर्फ डेल्टा L भी आधा हो जाएगा। ये वायर खींचने से उतनी लंबी नहीं होगी जितनी ये हो रही, एलोंगेशन हाफ होगी। तो इस वजह से हुआ क्या कि L ये आधा हुआ ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज भी आधी होगी। तो एज ए होल टोटल इफेक्ट जो है वो क्या हो गया है, बैलेंस आउट हो गया। असल में होता यही है कि अगर आपके पास एक ही मटेरियल की वायर है, आप इन चार चीजों में से किसी को भी चेंज कर दो ना तो बाकी कोई चेंज होके एडजस्ट हो के ये उतना ही रहता है। तो ये असल में मेन आइडिया था जो इस एमसीक्यू का था कि बाद चीजें प्रॉपर्टीज ही मटेरियल की हैं, तो वो आपने उस तरह से डायरेक्ट वहां फार्मूला नहीं अप्लाई करने जाना। अगर अप्लाई करना है उसकी बेसिक्स को, उसकी डिटेल्स को समझो। फिजिक्स ये नहीं है कि जस्ट इक्वेशंस का नाम है, इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने का नाम है, इक्वेशंस को ऑब्जॉर्व करने का नाम है। ऑब्जॉर्व करने का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि इक्वेशन में क्या हो रहा है। यहां तक आ गए हैं। अब फोर्थ एमसीक्यू पे आते हैं, जिसमें अभी तक हमने ऑलमोस्ट जो है वो दो आइडियाज स्टडी किए हैं। एक जो पहले इक्वेशन वाला था, दूसरा ये जो है ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होनी, बाद चीजें फिक्स होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं। बाकी जो चीजें इक्वेशन में जो कुछ मर्जी चेंज हो जाए उन्होंने चेंज नहीं होना होता, जैसे यंग मॉडल्स। अब हमारे पास नया एमसीक्यू है, इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर होता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक प्लैनेट है, ये मान लो कि ये अर्थ है और इसकी ये सरफेस है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी। अब आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट विद सेम डेंसिटी, उतनी डेंसिटी है उसकी जितनी अर्थ की है, एज दैट ऑफ अर्थ एंड हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। वो रेडियस अर्थ से थोड़ा सा छोटा है, आधा है रेडियस में, मतलब समझ लो इतना है। डेंसिटी इसकी भी वही है जो इसकी है, दोनों की रो सेम है। इस पे जी की वैल्यू कितनी होगी? हो सकता है आपको एमसीक्यू आता हो, लेकिन आपको मैं उससे आगे एक आइडिया टीच करने जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पहले नंबर पे फार्मूला देखो क्या है, G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं ये अप्लाई कर रहा होता तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं सोचता। ग्रेविटे जो जी की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर रेडियस कम होता है जी ने बढ़ना है। तो रेडियस अगर हमारे पास कितना हो गया है, आर से 1/2 आर हो गया है, तो जी जो है वो बढ़ेगा और बढ़ के जी से 2g हो जाए। लेकिन आर स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, आर के साथ नहीं है, इसका मतलब है 4g हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं रेडियस कम करता जा रहा हूं जैसा कि फार्मूला मुझे बता रहा है, तो जी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है उस प्लैनेट पे जी ज्यादा हो। अब एक बड़ी क्रिटिकल चीज बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि अगर आपके पास, मेरे पास कोई बॉल नहीं है इस वक्त, समझो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैं इसको ही पकड़ लेता हूँ। सपोज ये पड़ा है, सपोज मेरे पास आर कम करने से जी बढ़ता जा रहा है, मैं आर कम करते करते इतना का कर लूँ, मतलब उतना ही जितना वीडियो में नजर आ रहा है, मेरे से सारे से भी छोटा कर लिया मैंने आर, और मैंने इसकी डेंसिटी वही रहने दिया जो अर्थ की। मैंने इसमें सिक्का डाल लिया, लोहा डाला, कोई चीज ऐसी, कोई मटेरियल डाल लिया कि इसकी डेंसिटी अर्थ से इतनी हो। और मैंने यहाँ रूल बनाया है कि जूं जूं मैं
छोटा करूंगा चीज को जी बढ़ेगा। इसका मतलब है इसका जी तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, इस पे तो मैं सिक्का रखूं तो ठक से गिरे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप इस पर सिक्का रखोगे सिक्के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, ये तो गुब्बारा है ना। अगर बहुत हैवी भी ले लो आप, सिक्के का भी बना लो, लुक भी डाल लो अंदर, तो भी इस पे जी की वैल्यू कुछ नहीं आने वाली, जीरो ही रहनी है। ये हमें पता है, ये हमारा नॉलेज है, डेली लाइफ का नॉलेज है। उससे अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि गड़बड़ क्या हो रही है। ये जो मैंने चीज बताई है आपको कंपैरिजन वाली, कि आप उसको डेली लाइफ से कंपेयर करो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इस तरह की चीजें ही बताऊंगा कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है उससे कैसे वो उन चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है जो वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि शायद ये एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं हो सकते। अब इस पे आ जाते हैं दोबारा से। यहां पे भी वही फिनोमिना जो पहले बताया था, जब आप रेडियस को हाफ करोगे, डेंसिटी सेम है लेकिन मास सेम नहीं रहेगा। मास का क्या फार्मूला होता है? मास का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहले वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, मतलब मास जो है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आपने आर को हाफ कर दिया है तो मास जो है वो m/8 हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब है, 8th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आधा हुआ, ये 1/8 हो गया। तो जी इस वजह से जरूर बढ़ेगा कि रेडियस हाफ हुआ है, तो जी एक दफा इसके फैक्टर की वजह से 4g होगा, लेकिन मास m/8 हो गया, तो इसकी वजह से 4g से फिर उस 8वां हिस्सा जब कम होगा तो g/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे स्टार पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। अब अगर इसी बात को अप्लाई करें, अब हमें बात समझ आती है कि जो जो चीज छोटी होती जाएगी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, क्योंकि उसका मास कम होता जाएगा। अगर मैं इतना कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, चाहे उसकी डेंसिटी कितनी भी हो, तो उसका चूंकि मास इतना ज्यादा कम हो गया होगा, उस पर जी जो है वो उसी हिसाब से बहुत ही कम हो गया होगा कि हम फील भी नहीं कर सकते। तो ये चीज हमारी डेली लाइफ में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके साथ वेरीफाई हो रही है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो में आपको जो आइडिया दिया पूरा, उस आइडिया को अंडरस्टैंड किया होगा आपने, ना कि एमसीक्यूज को। और नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडिया लेके आपके सामने हाजिर हूँगा, और इंशाल्लाह जल्दी आप एक जीनियस की तरह सोचना शुरू कर देंगे। शुक्रिया।